हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉन टेकी। आज हम एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस टॉपिक्स कवर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप एसक्यूएल सीखना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखें। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए यूज होती है। इसे हम डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे क्रिएट, इंसर्ट, सिलेक्ट स्टेटमेंट्स, वेयर क्लॉज एंड अपडेट क्वेरी, एग्रीगेट फंक्शंस, व्हेन टू यूज वेयर एंड हैविंग क्लॉज, एसक्यूएल जॉइन्स, सब क्वेरी, विंडो फंक्शंस, सीटी एंड व्यूज, ऑल्टरेशन एंड डिलीशन। अब हम कुछ बेसिक एसक्यूएल कमांड्स के बारे में बात करते हैं और उन्हें यूज करने की कोशिश करते हैं। तो हम यूज करेंगे MS SQL बाय माइक्रोसॉफ्ट और इसे डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएट स्टेटमेंट। एसक्यूएल में डेटाबेसेस और टेबल्स क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड यूज करते हैं। इस कमांड से आप नए डेटाबेसेस या टेबल्स बनाते हैं और उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस को नाम देंगे टेककॉम्प। अब पूरी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एक्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे सो दैट ये कमांड एक्जीक्यूट हो जाए। और अब आप स्क्रीन पे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली देख सकते हैं, विच मीन्स डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। और क्रिएटेड डेटाबेस को यहाँ लेफ्ट साइड पैनल में डेटाबेसेस के फोल्डर में हम देख सकते हैं। रिफ्रेश आइकन पे क्लिक करके हम डेटाबेसेस फोल्डर में हमारा क्रिएटेड डेटाबेस देख सकते हैं। अब हम डेटाबेस में टेबल्स बनाना सीखेंगे। तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नाम देंगे एम्प्लॉय। और अब हमें कॉलम्स के नेम और उनके डेटा टाइप्स डिफाइन करने हैं। तो पहला कॉलम होगा EMPID, डाटा टाइप होगा इंटीजर तो लिखेंगे INT, और नॉट नल बिकॉज ये कॉलम में नल्स अलाउड नहीं करेंगे, कॉमा। दूसरा कॉलम नेम, डाटा टाइप वारचर, जिसका ब्रैकेट्स में लेंथ देंगे 20 कैरेक्टर्स का, और ये भी होगा नॉट नल। और नेक्स्ट कॉलम होगा एज, डाटा टाइप INT, और ये भी होगा नॉट नल। और नेक्स्ट कॉलम होगा एड्रेस, डाटा टाइप खैर विद 255 कैरेक्टर लेंथ। और फिर ऐड करेंगे सैलरी, डाटा टाइप होगा डेसिमल, जो 18 डिजिट्स विद अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लेगा। फिर हमें ऐड करना है प्राइमरी की, जो होगा EMPID। और अब पूरे स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एक्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे। तो अब कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है, विच मीन्स टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे हमारा क्रिएटेड टेबल बाय यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब हमें सारे कॉलम्स देखने हैं, फ्रॉम, टेबल का नाम, एम्प्लॉय। अब स्टेटमेंट सिलेक्ट करके एक्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे और स्क्रीन पे हमारा टेबल दिख जाएगा विद ऑल द कॉलम्स। अब हमें इन कॉलम्स में वैल्यूज ऐड करनी है तो हम इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉय, ब्रैकेट्स में कॉलम नेम्स पास करेंगे EMPID, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे वैल्यूज और ब्रैकेट्स में सारे कॉलम्स के लिए वैल्यूज पास करेंगे, जैसे MPID1, नेम निक, एज 32, एड्रेस टोरंटो, सैलरी 3000.00। फिर नेक्स्ट वैल्यू EMPID2, नेम रोन, एज 33, एड्रेस कनाडा, सैलरी 2500.00। एक और रो ऐड करते हैं EMPID3, नेम हैरी, एज 22, एड्रेस न्यूयॉर्क, सैलरी 2000.00। अब ये स्टेटमेंट सिलेक्ट करके रन कर देंगे एंड यू कैन सी 3 रोज अफेक्टेड। तो चलिए अब टेबल में रोज को चेक करते हैं। हम ये सिलेक्ट स्टेटमेंट को फिर से रन करेंगे और आप देख सकते हैं हमने रोज ऐड कर लिए हैं। अब अगली चीज हम पढ़ेंगे वेयर क्लॉज। एसक्यूएल में वेयर क्लॉज को यूज करके हम अपने क्वेरीज में स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लॉज कॉमनली सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट कमांड्स के साथ यूज होता है।
तो मैंने ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉय टेबल में कुछ और रोज ऐड कर दिए हैं। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल कंडीशन लेते हैं जिसमें हमें वो रोज फेच करने हैं जहां एम्प्लॉयज की एज 25 से ज्यादा है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज ग्रेटर दैन 25 और अब स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एक्सिक्यूट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमें अब वही डेटा डिस्प्ले हो रहा है जहां एम्प्लॉय की एज 25 से ज्यादा है। अब एक और एग्जाम्पल कंडीशन लेते हैं जहां हम 2 कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और अब हमें वो सारे रोज फेच करने हैं जहां एड्रेस न्यूयॉर्क होना चाहिए और सैलरी 2500 से कम होनी चाहिए। तो लिखेंगे वेयर एड्रेस is equal to New York and salary is less than 2500.00 और अब स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एक्सिक्यूट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमें अब वही डेटा डिस्प्ले हो रहा है जहां एम्प्लॉय का एड्रेस न्यूयॉर्क है और सैलरी 2500 से कम है। अब हम रोज को अपडेट करना सीखेंगे। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और एक्सिक्यूट कर देंगे। तो अब हमें एड्रेस कॉलम में टोरंटो को टेक्सास से रिप्लेस करना है। तो लिखेंगे अपडेट टेबल नेम एम्प्लॉय सेट एड्रेस इक्वल्स टेक्सास वेयर एड्रेस इक्वल्स टोरंटो। तो हमें अब टोरंटो के जगह टेक्सास दिखना चाहिए। तो अब एक्सिक्यूट कर देंगे। So as you can see 2 rows are affected डिस्प्ले हो रहा है। अब हम टेबल चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं टोरंटो को टेक्सास से रिप्लेस कर दिया गया है। तो ऐसे हम हमारे टेबल के वैल्यूज में चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस एसक्यूएल में बहुत यूजफुल टूल्स हैं जो आपको डेटा को समराइज और एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। कुछ कॉमन एग्रीगेट फंक्शंस है काउंट, सम, एवरेज, मैक्स और मिन। तो चलिए इन्हें यूज करना सीखते हैं। सो लेट्स से हमें सबसे हाईएस्ट सैलरी फेच करनी है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में पास करेंगे कॉलम नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब एक्सिक्यूट कर देंगे तो आप देख सकते हैं 3000 इज द हाईएस्ट सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय। अब सिमिलरली हमें मिनिमम सैलरी चाहिए तो ये कोड कॉपी करके हम मैक्स की जगह मिन लिख देंगे और अब हमें मिनिमम सैलरी भी मिल चुकी है। सिमिलरली हम एवरेज फेच करेंगे। अब हम टोटल सैलरी फेच करेंगे जिसे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी इन टोटल कितना अमाउंट पे करती है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट सम ब्रैकेट्स में सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और एक्सिक्यूट कर देंगे। सो कंपनी इन टोटल इतना अमाउंट ईच मंथ पे करती है। अब हम मल्टीपल कंडीशंस में एग्रीगेट फंक्शंस यूज करेंगे। लेट्स से हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए जो टेक्सास में रहते हैं और जिनकी सैलरी 2000 से ज्यादा है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एड्रेस इक्वल्स टेक्सास एंड सैलरी ग्रेटर दैन 2000.00 और अब एक्सिक्यूट करेंगे। तो आंसर है 4, मतलब 4 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो टेक्सास में रहते हैं और जिनकी सैलरी 2000 से कम है। तो अब आंसर क्रॉस चेक करते हैं। आप देख सकते हैं 4 एम्प्लॉयज टेक्सास में रहते हैं विद सैलरी लेस दैन 2000। अब देखते हैं किसी भी कॉलम में सारे यूनिक वैल्यूज कैसे चेक करते हैं। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉयज और एक्सिक्यूट। तो अब आप सारे यूनिक वैल्यूज देख सकते हैं। इसका काउंट निकालना हो तो अब हम डिस्टिंक्ट फंक्शन के पहले काउंट फंक्शन लगाएंगे।
तो हम लिखेंगे काउंट और फिर एक्सिक्यूट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यूनिक वैल्यूज का काउंट। यूजुअली एज अ बिगिनर हम वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम पावरफुल ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज को एक्सप्लोर करेंगे। इस ट्यूटोरियल के अंत तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब वेयर क्लॉज यूज करना है और कब हैविंग क्लॉज। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप बाय क्या है? ग्रुप बाय हमें टेबल में रोज को एक या ज्यादा कॉलम्स के आधार पर ग्रुप करने में मदद करता है। ये डेटा को समराइज करने और मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालने के लिए बहुत यूजफुल है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स नाम की एक टेबल है। इस टेबल में प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी आईडी, यूनिट प्राइस एक्सेट्रा जैसे कॉलम्स है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हर कैटेगरी में प्रोडक्ट्स की एवरेज यूनिट प्राइस क्या है। इसके लिए हमें कैटेगरी कॉलम पर ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा ताकि हर कैटेगरी की एवरेज प्राइस मिल सके। तो हम ये लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स और फ्रॉम के पहले कैटेगरी आईडी और एवरेज फंक्शन ब्रैकेट्स यूनिट प्राइस एज एवीजी अंडरस्कोर प्राइस। फिर अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ग्रुप बाय कैटेगरी आईडी और एक्सिक्यूट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हर कैटेगरी आईडी के अकॉर्डिंगली हमें उसका एवरेज प्राइस मिल गया है, लेकिन ये सॉर्टेड नहीं है। तो हम लिखेंगे ऑर्डर बाय एवीजी अंडरस्कोर प्राइस। तो ये एवीजी अंडरस्कोर प्राइस को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए लिखेंगे DESC और एक्सिक्यूट कर देंगे। कुछ समय पहले हमने कुछ एग्रीगेट फंक्शन सीखी थी जिन्हें हम ग्रुप डेटा पर रिजल्ट्स निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर हमें एग्रीगेटेड डेटा में से रोज फिल्टर करने की जरूरत पड़े। क्या हम इसके लिए वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां हमें वो कैटेगरीज फाइंड करनी है जिनमें 5 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो हम पहले ये लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए, यानी सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और फिर कैटेगरी आईडी सिलेक्ट करेंगे। हमें प्रोडक्ट्स का काउंट चाहिए और हमें वो कैटेगरीज चाहिए है जिनमें 5 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। इसलिए हम काउंट स्टार लिखेंगे एज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसा कि हमें हर कैटेगरी के लिए ये करना है, तो हम कैटेगरी आईडी पर ग्रुप बाय यूज करेंगे। अब अगला स्टेप है, हमें सिर्फ वो कैटेगरीज चाहिए है जिनका काउंट 5 से ज्यादा है। अगर हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं वेयर काउंट ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 5 और एक्सिक्यूट कर देंगे, तो ये एरर देगा इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर द कीवर्ड वेयर। इसका मतलब है कि हम ग्रुप बाय के बाद वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते। क्या होता अगर हम इसे ग्रुप बाय से पहले यूज करते? अगर हम ये क्वेरी फिर से एक्सिक्यूट करते हैं तो हमें एक और एरर मिलता है, एन एग्रीगेट में नॉट अपीयर इन द वेयर क्लॉज। इसका मतलब है कि हम वेयर क्लॉज को एग्रीगेट फंक्शन पर नहीं लगा सकते। तो वेयर क्लॉज रोज को ग्रुप करने से पहले फिल्टर करता है, जबकि एग्रीगेट फंक्शंस ग्रुप डेटा पर काम करते हैं। लेकिन हम वेयर क्लॉज और एग्रीगेटेड रिजल्ट दोनों को एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं, और ना ही हम ग्रुप बाय क्लॉज के बाद वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ हैविंग क्लॉज काम आता है, जो एग्रीगेटेड वैल्यूज पर कंडीशंस अप्लाई करने में हेल्प करता है। तो अब हम ग्रुप बाय के ठीक बाद लिखेंगे हैविंग काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 5 और एक्सिक्यूट कर देंगे। तो अब हमें कोई एरर नहीं मिला और जैसा कि आप देख सकते हैं हमें कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। अब सॉर्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे ऑर्डर बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अब हमें सॉर्टेड वैल्यूज मिल चुकी है। एसक्यूएल में जब मल्टीपल टेबल्स के साथ काम करते हैं तो बिगिनर्स के लिए ये समझना कंफ्यूजिंग हो सकता है कि कौन सा जॉइन यूज करना है। तो चलिए समझते हैं एसक्यूएल में जॉइंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। जॉइंस हमें मल्टीपल टेबल्स के डेटा को रिलेटेड कॉलम्स के बेसिस पे कंबाइन करने देते हैं। अलग अलग टेबल्स से इंफॉर्मेशन को मर्ज करके हम मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं और अपने डेटा के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। एसक्यूएल में कई तरह के जॉइंस होते हैं जो अलग अलग सिनारियोज के लिए यूजफुल है। सबसे कॉमनली यूज टाइप्स ऑफ जॉइंस है इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल आउटर जॉइन।
अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा जॉइन कब यूज करें। चलिए इसको समझते हैं। इनर जॉइन तब यूज करें जब आप सिर्फ मैचिंग वैल्यूज वाले रिकॉर्ड्स दोनों टेबल से रिट्रीव करना चाहते हैं। लेफ्ट जॉइन तब यूज करें जब आप लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स रिट्रीव करना चाहते हैं। राइट जॉइन तब यूज करें जब आप राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स और लेफ्ट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स रिट्रीव करना चाहते हैं। फुल आउटर जॉइन तब यूज करें जब आप दोनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग अनमैच्ड रिकॉर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं और इन जॉइंस को डिटेल में समझते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास 2 टेबल्स है। कस्टमर्स टेबल में हमारे पास कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का प्राइस है, और प्रोडक्ट्स क्वांटिटी टेबल में प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। जैसे आप देख सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स कस्टमर्स टेबल में नहीं है और कुछ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट टेबल में नहीं है। तो चलिए इन टेबल्स पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस अप्लाई करते हैं और रिजल्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहां लिखती हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स एज सी। अब मैं इनर जॉइन परफॉर्म करूंगी प्रोडक्ट्स क्वांटिटी टेबल के साथ, तो मैं यहां लिखूंगी इनर जॉइन प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर क्वांटिटी एज पी। अगले लाइन में मैं लिखूंगी ऑन, क्योंकि हमारे पास कॉमन कॉलम प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट पे जॉइन करेंगे। मैं लिखूंगी सी डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स पी डॉट प्रोडक्ट। और अगर मैं ये रन करती हूं तो मुझे दोनों टेबल से कॉमन रोज दिखाई देंगे। अब अगर मैं दोबारा चेक करती हूं तो कस्टमर्स टेबल में मेरे पास नोकिया और लेक्सस ब्रांड्स है जो प्रोडक्ट टेबल में नहीं है, और प्रोडक्ट टेबल में मेरे पास ओप्पो और वन प्लस ब्रांड्स है जो कस्टमर्स टेबल में नहीं है। तो जब मैं इनर जॉइन परफॉर्म करती हूँ, मुझे सिर्फ वो कॉमन प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे जो दोनों टेबल्स में अवेलेबल है, जैसे एप्पल, सैमसंग और लेनोवो। अब अगर मैं लेफ्ट टेबल यानी कस्टमर्स टेबल से सारे रोज देखना चाहती हूँ, तो मैं सिर्फ इनर जॉइन को लेफ्ट जॉइन से रिप्लेस कर दूंगी और रन करूंगी। अब मुझे लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे और राइट टेबल के सिर्फ मैचिंग रोज दिखाई देंगे, और जहां मैचिंग नहीं होगी वहां नल वैल्यूज दिखाई देंगे। इसी तरह अगर मैं राइट जॉइन यूज करती हूँ तो मुझे प्रोडक्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे और कस्टमर्स टेबल के सिर्फ मैचिंग रोज दिखाई देंगे, और जहां मैचिंग नहीं होगी वहां नल वैल्यूज दिखाई देंगे। और अगर मैं फुल आउटर जॉइन परफॉर्म करती हूँ तो मैं लिखूंगी फुल आउटर जॉइन। अब मुझे दोनों टेबल्स के सारे वैल्यूज दिखाई देंगे और जहां मैचिंग नहीं होगी वहां नल वैल्यूज दिखाई देंगे। अब आपको हर टाइप के जॉइंस का डिफरेंस पता है। अब समझते एसक्यूएल सबक्वेरीज का व्हाट एंड व्हाई। एसक्यूएल सबक्वेरीज वो क्वेरीज होती है जो किसी दूसरी क्वेरी के अंदर एम्बेडेड होती है। ये हमें दूसरी क्वेरी के रिजल्ट्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने देती है। सबक्वेरीज हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है जो सिंपल क्वेरी से एड्रेस नहीं हो सकती। सबक्वेरीज का एक कॉमन यूज केस है रिजल्ट्स को फिल्टर करना बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि सब क्वेरी इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास 2 टेबल्स हैं, प्रोडक्ट्स और ऑर्डर डिटेल्स। अब मान लीजिए हमें वो प्रोडक्ट नेम्स फेच करने हैं जिनकी क्वांटिटी 100 से ज्यादा है। क्वांटिटी कॉलम ऑर्डर डिटेल्स टेबल में है जबकि प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट्स टेबल में है। तो हम ये इन्फॉर्मेशन बिना जॉइंस के कैसे फेच करेंगे? ये सबक्वेरीज यूज करके किया जा सकता है। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स टेबल। अब मैं यहां सिलेक्ट करूंगी प्रोडक्ट आईडी और अगले लाइन में लिखूंगी वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर दैन 100। और अब अगर मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करती हूं तो मुझे सारी प्रोडक्ट आईडीज मिलेंगी जिनकी क्वांटिटी 100 से ज्यादा है। पर हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो मैं यहां लिखूंगी सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स और यहां लिखूंगी प्रोडक्ट नेम। अब क्योंकि प्रोडक्ट आईडी दोनों टेबल्स में कॉमन कॉलम है, तो मैं लिखूंगी वेयर प्रोडक्ट आईडी इन, और इस पूरी क्वेरी को यहां ब्रैकेट्स में डाल दूंगी। तो हम इस क्वेरी में प्रोडक्ट आईडी सर्च कर रहे हैं, और अगर मैं इसे रन करती हूं
तो मुझे उन सारे प्रोडक्ट्स के नाम मिल जाएंगे जिनकी क्वांटिटी 100 से ज्यादा है। अब मान लीजिए हमें वो प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं जिनका डिस्काउंट एवरेज डिस्काउंट से ज्यादा है। अगर मैं आपको दोनों टेबल्स फिर से दिखाऊं, तो ऑर्डर डिटेल्स टेबल में डिस्काउंट कॉलम है। हमें प्रोडक्ट्स चेक करनी है, लेकिन हमें प्रोडक्ट नेम लेना है जिनका डिस्काउंट एवरेज डिस्काउंट से ज्यादा है। तो पहले आप एवरेज डिस्काउंट फेच करेंगे। मैं लिखूंगी सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स और यहां प्रोडक्ट आईडी वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर दैन ब्रैकेट्स सिलेक्ट एवरेज फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स और एवरेज में पास करेंगे डिस्काउंट। अब ये क्वेरी को रन करके हमें ऑन प्रोडक्ट आईडीज का लिस्ट मिलेगा जिनका डिस्काउंट एवरेज डिस्काउंट से ज्यादा है। लेकिन हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो मैं यहां लिखूंगी सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स और यहां प्रोडक्ट नेम वेयर प्रोडक्ट आईडी इन दिस क्वेरी। इस तरह से हम सबक्वेरी में सारी चीजों को रैप करेंगे। हम प्रोडक्ट्स टेबल से प्रोडक्ट नेम फेच करेंगे जहां प्रोडक्ट आईडी या सबक्वेरी में मैच कर रहा हो। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करती हूं, तो मुझे सारे प्रोडक्ट नेम्स मिलेंगे जिनका डिस्काउंट एवरेज डिस्काउंट से ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं सबक्वेरीज एग्रीगेटेड फंक्शंस पे भी यूज किया जा सकता है, जो इसे और भी पावरफुल बनाता है। अब मैं आपको कुछ अमेजिंग फंक्शंस दिखाने वाली हूं जिनका यूज करके आप बिना ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉजेस के रिजल्ट्स फेच कर सकते हैं। ये आपको किसी भी इंटरव्यू में क्राउड से अलग बना देगा। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं जहां मेरे पास कस्टमर टेबल्स है, जहां मेरे पास कस्टमर आईडी, ब्रांड, प्राइस और मॉडल नेम है। मान लीजिए मुझे ब्रांड्स का एवरेज प्राइस फेच करना है, तो मैं सिंपली लिख सकती हूं सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम कस्टमर्स और अगर मैं ये रन करती हूं तो मुझे एवरेज प्राइस मिल जाता है। लेकिन अगर मुझे ब्रांड वाइज एवरेज प्राइस चाहिए, तो यहां हमें ग्रुप बाय का यूज करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम कस्टमर्स और ब्रांड भी ऐड करेंगे और फिर ग्रुप बाय ब्रांड। और अगर मैं ये रन करती हूं तो मुझे हर ब्रांड का एवरेज प्राइस मिलता है। लेकिन अगर मुझे मॉडल भी पता करना हो और मैं मॉडल को सिलेक्ट लिस्ट में इंक्लूड करती हूं, तो मुझे एरर मिलता है जो कहता है कि मॉडल इनवैलिड है, क्योंकि वो ना तो एग्रीगेट फंक्शन में है और ना ही ग्रुप बाय वैल्यूज में। इसका मतलब मुझे मॉडल को भी ग्रुप बाय क्लॉज में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसे रन करती हूं तो मुझे हर ब्रांड का एवरेज प्राइस नहीं मिलता। तो मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकती हूं? यहाँ विंडो फंक्शन काम में आता है। एसक्यूएल विंडो फंक्शंस हमें करंट रो से रिलेटेड रोज के अक्रॉस कैलकुलेशंस परफॉर्म करने देते हैं बिना डेटा को एग्रीगेट या ग्रुप किए। विंडो फंक्शंस इंडिविजुअल रोज को रिजल्ट सेट में रिटेन करते हैं जब कंप्यूटेशंस परफॉर्म होती है। ये हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन करने और कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज क्रिएट करने में मदद करते हैं। अब अपने एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं और इसे विंडो फंक्शन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवरक्लॉज के यूज से सॉल्व करते हैं। मैं याद दिला दूं, ओवरक्लॉज एक विंडो फंक्शन नहीं है, लेकिन ये विंडो फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अब इसे ओवरक्लॉज के यूज से सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगी सिलेक्ट स्टार एवरेज प्राइस ओवर फ्रॉम कस्टमर्स और अगर मैं इसे रन करती हूं तो मुझे एवरेज प्राइस कॉलम दिखाई देता है, लेकिन ये टोटल एवरेज है, ना कि हर ब्रांड के लिए एवरेज। तो हर ब्रांड के लिए एवरेज प्राइस पाने के लिए मैं ओवरक्लॉज के अंदर पार्टीशन बाय यूज करूंगी। मैं ओवरक्लॉज के अंदर लिखूंगी पार्टीशन बाय ब्रांड और अगर मैं इसे रन करती हूं तो मुझे हर ब्रांड के लिए एवरेज प्राइस मिलता है, जो मैं ग्रुप बाय क्लॉज के यूज से नहीं पा सकती थी। इस तरह आप ओवरक्लॉज को यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं चाहती हूं कि मैं हर ब्रांड के मॉडल्स को उनके प्राइस के बेसिस पे रैंक करूं। तो यहां हमें अपना पहला विंडो फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो है रैंक। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट स्टार रैंक ओवर पार्टीशन बाय ब्रांड ऑर्डर बाय प्राइस फ्रॉम कस्टमर्स और अगर मैं इसे रन करती हूं
तो मुझे प्राइसेस के अकॉर्डिंग रैंकिंग्स दिखाई देंगे, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक करना हो तो आपको बस ऑर्डर बाय प्राइस के आगे DESC लिखना है और रन करना है, तो मुझे प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो सेम प्राइसेस के लिए सेम रैंक है, लेकिन नेक्स्ट रैंक स्किप हो जाती है। जैसे यहाँ 2 मॉडल्स रैंक 1 पे है, तो अगला मॉडल रैंक 2 पे होना चाहिए, लेकिन इसे रैंक 3 दिया गया है। यही रैंक फंक्शन का प्रॉब्लम है। और यहाँ हमें दूसरा विंडो फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो है dens_rank। मैं ये क्वेरी कॉपी करूंगी और रैंक की जगह dens_rank लिखूंगी। और अब आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये रैंक और dens_rank के बीच का मेजर डिफरेंस है। अब मान लीजिए मुझे हर ब्रांड के टॉप 2 फोन्स फेच करने हैं, तो मैं इस कॉलम को रैंकिंग नाम दूंगी। मैं लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारी क्वेरी एज अ सब क्वेरी पास करेंगे एज t, वेयर t.ranking इज ग्रेटर देन 3। और अगर मैं इसे रन करती हूं तो मुझे हर ब्रांड के टॉप 2 फोन्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर सेम रैंक्स है तो मुझे सैमसंग के 3 फोन्स दिखाई देते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें तीसरा विंडो फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो है रो नंबर। मैं इस क्वेरी को कॉपी करूंगी, पेस्ट करूंगी और dens_rank की जगह row_number लिखूंगी और रन कर दूंगी। तो row_number हर रो को एक यूनिक नंबर अलॉट करता है। तो अगर मैं सिर्फ सब क्वेरी रन करती हूँ तो ये सबको एक यूनिक नंबर अलॉट करता है। लेकिन अगर मैं रो नंबर्स लेस देन 3 सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे हर ब्रांड के टॉप 2 फोन्स मिल जाते हैं जिनका रो नंबर 1 और 2 है। क्या आपको पता है कि रैंक, dens_rank और रो नंबर के साथ और भी विंडो फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं? पहला फंक्शन है लीड। लीड हमें डेटा सेट में नेक्स्ट वैल्यू फेच करने में मदद करता है। चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इसे कहाँ यूज किया जा सकता है। तो यहाँ मेरे पास एक स्मार्टफोन टेबल है जहाँ मेरे पास कस्टमर आईडी, ब्रांड, प्राइस और मॉडल नेम है। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट स्टार लीड प्राइस ओवर ऑर्डर बाय प्राइस DSC फ्रॉम कस्टमर्स। और अगर मैं इसे रन करती हूँ तो मुझे मॉडल नेम के साथ नेक्स्ट प्राइस मिलेगी। लेकिन इसका यूज क्या है? अब अगर मैं प्राइस को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मॉडल्स के प्राइस के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ माइनस साइन ऐड करके प्राइस एज डिफरेंसेस लिखूंगी। और अगर मैं इसे रन करती हूँ तो मुझे फोन्स के बीच का प्राइस डिफरेंस दिखाई देगा। तो मैं देख सकती हूँ कि iPhone 14 और Nexus 5 का प्राइस सेम है। Nexus 5 और iPhone 13 में 20,000 का डिफरेंस है। iPhone 13 और Nexus 4 में 7,000 का डिफरेंस है, और ऐसे ही आगे। नेक्स्ट फंक्शन है लीड फंक्शन के सिमिलर, जिसे लैग कहते हैं। ये हमें प्रीवियस वैल्यू देता है। चलिए लैग इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं इस कोड को कॉपी करूंगी, यहाँ पेस्ट करूंगी और लीड की जगह लैग लिखूंगी। अगर मैं इसे रन करती हूँ तो मुझे प्रीवियस वैल्यू मिलेगी। जैसे Nexus 5 के लिए मुझे iPhone 14 का प्राइस मिल रहा है, iPhone 13 के लिए Nexus 5 का प्राइस मिल रहा है। अगर मैं प्राइस सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे हर मॉडल के बीच का डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन है एंटाइल, जो हमें डेटा को n ग्रुप्स में डिवाइड करने में मदद करता है। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट स्टार एंटाइल 3 ओवर ऑर्डर बाय प्राइस फ्रॉम कस्टमर्स। और अगर मैं इसे रन करती हूं तो मैं पूरे डेटा को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती हूं। मैं कोई भी नंबर दे सकती हो। जैसे अगर मैं 5 दूं और इसे रन करूं तो मैं देख सकती हूं कि डेटा को 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब आप विंडो फंक्शन से फेमिलियर है और आप इन्हें यूज करके अपने डेटा सेट से क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। अब देखते हैं SQL स्ट्रिंग फंक्शंस, जो सभी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन अपने टेक्सटुअल डेटा पे करने के लिए यूज होते हैं। तो अब हम हमारा SQL गेम लेवल अप करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे ये टॉप 8 फंक्शंस जो टेक्सटुअल डेटा को क्लीन, मॉडिफाई और एनालाइज करने के लिए यूज होते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन नंबर 1 कॉन्कैट से।
तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास स्मार्टफोन्स का डेटा सेट है। तो मान लीजिए मुझे ब्रांड और मॉडल नेम को एक पर्टिकुलर कॉलम में कंबाइन करना है, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट कॉन्कैट फ्रॉम कस्टमर्स और फिर कॉन्कैट में पास करेंगे ब्रांड कॉमा मॉडल। और अगर मैं इसे रन करती हूँ तो मुझे एक कॉलम मिलता है जिसमें ब्रांड और मॉडल नेम है, लेकिन मुझे इनके बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ स्पेस ऐड करूंगी। और अब अगर मैं इसे रन करती हूँ तो मुझे ब्रांड और मॉडल नेम के बीच में स्पेस मिलता है। आप कोई भी सेपरेटर दे सकते हैं। चलिए एक हाइफन ऐड करते हैं। और अगर मैं इसे रन करती हूँ तो मुझे ब्रांड और मॉडल नेम के बीच में हाइफन मिलता है। नेक्स्ट है सबस्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग का पोर्शन एक्सट्रैक्ट करता है बेस्ड ऑन स्टार्टिंग पोजीशन और लेंथ। तो चलिए फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ एवरी ब्रांड निकालते हैं। मैं लिखूंगी सिलेक्ट सबस्ट्रिंग फ्रॉम कस्टमर्स और सबस्ट्रिंग में पास करेंगे ब्रांड कॉमा इंडेक्स पोजीशन 1 और इंडेक्स पोजीशन 3। अब अगर मैं ये रन करती हूं तो हम सभी ब्रांड के फर्स्ट 3 लेटर्स फेच कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपर और लोअर, जो स्ट्रिंग को अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। मैं लिखूंगी सिलेक्ट अपर फ्रॉम कस्टमर्स और अपर में पास करेंगे ब्रांड। और अगर मैं इसे रन करती हूं तो मुझे सारे ब्रांड्स अपर केस लेटर्स में मिलते हैं। अगर मैं अपर को लोअर से चेंज कर दूं तो मुझे सब कुछ लोअर केस लेटर्स में मिलता है। नेक्स्ट फंक्शन है लेंथ। ये स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ले फ्रॉम कस्टमर्स और लेंथ में पास करेंगे ब्रांड। और अगर मैं इसे रन करती हूं तो मुझे हर ब्रांड नेम की लेंथ मिलती है। अगर मैं ब्रांड भी ऐड करके इसे रन करती हूं तो आप देख सकते हैं एप्पल का लेंथ है 5 लेटर्स, सैमसंग का 7 लेटर्स, लेनोवो का 6 लेटर्स, एटसेट्रा। नेक्स्ट है ट्रिम। ट्रिम लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को स्ट्रिंग से रिमूव करता है। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ट्रिम फ्रॉम कस्टमर्स और ट्रिम में पास करेंगे ब्रांड। और अगर मैं इसे रन करती हूं तो कोई चेंज नहीं दिखाई देगा क्योंकि कॉलम में कोई लीडिंग या ट्रेलिंग स्पेसेस नहीं थे। लेकिन इस तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेस। ये स्ट्रिंग वैल्यूज को स्पेसिफाइड न्यू वैल्यूज से रिप्लेस करता है। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। सिलेक्ट रिप्लेस फ्रॉम कस्टमर्स और रिप्लेस में पास करेंगे ब्रांड ओल्ड नेम एप्पल जहां स्मॉल लेटर्स है और न्यू नेम एप्पल जहां सारे लेटर्स कैपिटल है। और अगर मैं इसे रन करती हूं तो मैं चेंजेस देख सकती हूं। नेक्स्ट फंक्शन है खैर इंडेक्स। ये एक सबस्ट्रिंग के स्टार्टिंग पोजीशन को स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न करता है। मान लीजिए आपको सैमसंग में सक का पोजीशन जाना है, तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट खैर इंडेक्स फ्रॉम कस्टमर्स और पास करेंगे SUNG कॉमा ब्रांड। और अगर मैं इसे रन करती हूं तो मुझे सक का इंडेक्स पोजीशन 4 मिलता है। नेक्स्ट फंक्शन है रिवर्स और जैसा नाम सजेस्ट करता है, ये स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रिवर्स करता है। मैं लिखूंगी सिलेक्ट रिवर्स फ्रॉम कस्टमर्स और रिवर्स में पास करेंगे ब्रांड और ब्रांड को भी ऐड करेंगे। और अगर मैं इसे रन करती हूं तो मुझे रिवर्स रिजल्ट्स मिलते हैं। हे गाइस, सीटी और व्यूज आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखने से बचा सकते हैं और आपको डेटा के स्पेसिफिक सबसेट्स तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इनका यूज कैसे और कब करना है, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और अब तक सिखाई गई कमांड्स का इस्तेमाल करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास 2 टेबल्स है, कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स, जिनके कॉलम नेम सिमिलर है। अब हम दोनों टेबल से सारे रोज फेच करने की कोशिश करेंगे जहां ब्रांड एप्पल हो। मैं लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू कस्टमर्स। और अगर मैं ये रन करती हूं तो मुझे दोनों टेबल से सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड्स चाहिए जहां ब्रांड एप्पल है।
इसलिए मैं इसे एक सब क्वेरी में डाल दूंगी और लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एज टी, और फिर लिखेंगे where t डॉट ब्रांड इज इक्वल टू एप्पल। और अगर मैं ये रन करती हूँ तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स एप्पल के साथ मिल जाते हैं। लेकिन अगर मुझे इस टेबल को सेव करना और उस पर कुछ एनालिसिस करना है तो मुझे हर एनालिसिस के लिए अलग सबक्वेरीज लिखने पड़ेंगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास CTE का सॉल्यूशन है। CTE क्या होता है? CTE का फुल फॉर्म होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, और ये टेम्पररी रिजल्ट सेट्स होते हैं जो आप एक सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट स्टेटमेंट के अंदर रेफर कर सकते हैं। ये हमें कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक करने में मदद करते हैं और हमारा SQL कोड साफ और समझने में आसान बनाते हैं। अब मैं वही प्रॉब्लम एक CTE का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकती हूँ। मैं ये क्वेरी को एक ब्रैकेट में रखूंगी और इस क्वेरी के पहले मैं लिखूंगी विथ apple_table as, और इसके बाद मैं लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एप्पल टेबल, और अगर मैं ये रन करती हूँ तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। अब मैं अगर इस पर किसी एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी काउंट स्टार, और अगर मैं ये रन करती हूँ तो मुझे 7 रिकॉर्ड्स मिलते हैं। अब मुझे टोटल प्राइस फेच करनी है तो मैं लिखूंगी सम ऑफ प्राइस, और अगर मैं ये रन करती हूँ तो मुझे सारे प्राइसेस का टोटल मिल जाता है। इस तरह से मैं किसी भी प्रकार की एनालिसिस बिना और ज्यादा सबक्वेरीज लिखे हुए कर सकती हूँ। अब हम CTE के बारे में जान गए हैं, तो अब देखते हैं व्यूज क्या होते हैं। व्यूज वर्चुअल टेबल्स होते हैं जो एक सेव्ड क्वेरी की तरह काम करते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक और फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्वेरीज को एक सिंगल इजीली एक्सेसिबल एंटिटी में एनकैप्सुलेट किया जाता है। ये आपके डेटा एक्सेस को सिंप्लीफाई करते हैं और कंसिस्टेंट और एफिशिएंट क्वेरीइंग को एंश्योर करते हैं। अगर आप नोटिस करते हैं तो हम CTE को अलग क्वेरी के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्यूज होते हैं। मैं सबक्वेरी को कॉपी करके एक व्यू क्रिएट करूंगी और लिखूंगी क्रिएट व्यू न्यू एप्पल टेबल एज, और इसके बाद मैं ये क्वेरी पेस्ट करूंगी, और अगर मैं ये रन करती हूँ तो एक व्यू क्रिएट हो जाता है। अब मैं ये कहीं भी एनालिसिस में यूज कर सकती हूँ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू एप्पल टेबल, और अगर मैं ये रन करती हूँ तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। अब मैं एक वेयर क्लॉज ऐड करूंगी वेयर प्राइस इज ग्रेटर दैन 70,000, और अगर मैं ये रन करती हूँ तो मुझे 70,000 से ज्यादा प्राइस वाले सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। अब आपको CTE और व्यूज के बीच का फर्क पता चल गया होगा। ऑल्टरेशन और डिलीशन SQL में पावरफुल टूल्स हैं जो आपको अपनी डेटाबेस स्ट्रक्चर्स में प्रिसाइज मॉडिफिकेशंस करने देते हैं। ऑल्टर कमांड के साथ साथ मैं आपको डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट के बीच का फर्क भी क्लियर करूंगी। अब चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और कुछ ऑल्टरेशन टेक्निक्स ट्राई करते हैं। तो यहाँ जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास कस्टमर टेबल है। तो चलिए देखते हैं कैसे एक न्यू कॉलम ऐड करते हैं जिसका नाम होगा डिस्काउंट। तो मैं लिखूंगी ऑल्टर टेबल कस्टमर्स, जो हमारा टेबल नेम है, ऐड डिस्काउंट, जो हमारा कॉलम नेम है, और फिर डेसिमल, हमारा डेटा टाइप, 3,2। और अब अगर मैं इसे रन करती हूँ तो कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। चलिए अपनी टेबल चेक करते हैं, और जैसे आप देख सकते हैं हमने एक न्यू कॉलम नेम डिस्काउंट ऐड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्रिएटेड कॉलम में वैल्यूज ऐड करते हैं। मैं लिखूंगी अपडेट हमारा टेबल नेम कस्टमर्स, सेट कॉलम नेम डिस्काउंट इक्वल्स 0.5, और अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूं तो 15 रोज अफेक्टेड दिखाई देते हैं। चलिए टेबल चेक करते हैं। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स और एग्जीक्यूट कर देंगे, और जैसे आप देख सकते हैं डिस्काउंट कॉलम में 50% 0.5 ऐड किया गया है। अब चलिए देखते हैं कैसे एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा टाइप चेंज करते हैं। मैं लिखूंगी ऑल्टर टेबल टेबल नेम कस्टमर्स
और अब हम डिस्काउंट कॉलम का डेटा टाइप चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे ऑल्टर कॉलम डिस्काउंट और डेटा टाइप INT। अब अगर मैं इसे रन करती हूं तो कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। चलिए टेबल चेक करते हैं और अब डिस्काउंट कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर में चेंज हो गया है। चलिए देखते हैं कैसे एक एग्जिस्टिंग कॉलम डिलीट करते हैं। मैं लिखूंगी ऑल्टर टेबल, टेबल नेम कस्टमर्स, ड्रॉप कॉलम डिस्काउंट। इसे एक्सिक्यूट करते हैं तो ये कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। चलिए टेबल चेक करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने डिस्काउंट कॉलम कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया है। अब चलिए डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप के बीच का कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। जब आपको एक स्पेसिफिक रो डिलीट करनी होती है, मान लीजिए मुझे वो रो डिलीट करनी है जहां पासवर्ड 3333 है, तो मैं लिखूंगी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम यूजर्स वेयर पासवर्ड इक्वल्स 3333। इसे एक्सिक्यूट करके देखिए, एक रो अफेक्टेड दिखाई देगी। चलिए टेबल चेक करते हैं और आप देख सकते हैं हमने वो रो डिलीट कर दिया है जहां यूजर का पासवर्ड 3333 था। चलिए देखते हैं ट्रंकेट क्या करता है। मैं लिखूंगी ट्रंकेट टेबल यूजर्स। अगर मैं इसे रन करती हूं तो कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई दिखाई देती है। अब अगर मैं टेबल चेक करती हूं तो आप देख सकते हैं सारी रोज टेबल से डिलीट हो चुकी है। अब चलिए देखते हैं ड्रॉप कैसे यूज करते हैं। मैं लिखूंगी ड्रॉप टेबल यूजर्स और अगर मैं इसे एक्सिक्यूट करती हूं तो अगर मैं अपनी टेबल चेक करूं तो ये एरर दिखता है जो कहता है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम यूजर्स, जो मतलब है कि टेबल कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है। तो जब आपको स्पेसिफिक रोज डिलीट करनी होती है तो हम डिलीट कमांड यूज करते हैं। जब आपको सारी रोज रिमूव करनी होती है तो हम ट्रंकेट कमांड यूज करते हैं। और जब आपको पूरी टेबल को अपने डाटाबेस से रिमूव करना होता है तो हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। और इस तरह आप मॉडिफिकेशंस और डिलीशंस अपनी डाटाबेस में कर सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारा SQL सेशन इन वन वीडियो। आई होप आपने काफी कुछ सीख लिया होगा, और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें सो दैट ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और वो भी SQL सीख सके। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आप पाइथन इन वन वीडियो सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।